बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से आज का आगाज़, अपने दिन का आगाज़ अच्छे से कर रहे होंगे। और फ़हीम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं ज़हरा? बिल्कुल ठीक ठाक। ज़बरदस्त। ओके दोस्तों, आपको बताते चलें कि आज फिर हमने एक बहुत ही अच्छे मौजू का इंतखाब किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वतन अज़ीज़ में जो अवाम है हमारे, वो बहुत सारे मसाइल का सामना कर रहे हैं, और उनमें से जहाँ तालीम और सेहत के मसाइल हैं ही हैं, एक जो कि एक अरसे से चलते आ रहे हैं, उन्हीं के साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला है जो साथ साथ पैरेलल जो चल रहा है, वो है महंगाई का मसला। और महंगाई के हवाले से हमेशा जितनी भी हुकूमतें रही हैं, उन्होंने अपनी अपनी जो प्लानिंग उनकी रही है, हिकमत अमली रही है, उन्होंने आवाम के सामने पेश की है, जो आज तक कभी वाज़ेह तरीके से कोई भी कामयाब नहीं हो सकी। आवाम का महंगाई का मसला जूं का तूं है, बल्कि हर आने वाली हुकूमत के साथ इस मसले में हमने बढ़ोतरी ही देखी है। तो इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें ज़रा आप बता रही थी अभी कि एक जो इक़्तिसादी कमेटी है उसकी जो अपडेट है वो मैं चाहता हूँ कब शेयर करें। फ़हीम, आज जो है फेडरल कैबिनेट का जो आज इजलास होगा, जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में जो बिजली और गैस की कीमतों में इजाफ़ा करने की जो एक सिफारिश की गई है, उसका हतमी फ़ैसला आज किया जाएगा। और हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 सालों में बिजली और गैस की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, और अब दोबारा इजाफ़ा होगा तो आवाम पर इसका कितना बोझ पड़ेगा, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों से लेकर पेट्रोल हो गया, डीज़ल, हर चीज़ ही महंगी हो चुकी है। और अब बिजली और गैस की कीमतों में इजाफ़ा कितना बोझ डालेगा आवाम पर, कितनी मुश्किलात होंगी, और अगर ये इजाफ़ा हो रहा है तो इससे लोड शेडिंग में कमी आएगी या नहीं, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे आज। और हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, तो उनका भी तारुफ़ करा देते हैं। जी, हमारे साथ एक तजज़ियाकार मौजूद हैं जिनसे हम अक्सर अपने प्रोग्राम में इनकी राय शामिल करते हैं। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हम पहले भी न्यूज़ कैफ़े में बात कर चुके हैं। जनाब खालिद खान साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। तबीयत ठीक है माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा खालिद भाई, महंगाई के हवाले से, क्योंकि महंगाई का बम गिराने की तैयारी जो है हुकूमत ने कर ली है, और ये कहा जा रहा है कि जो IMF प्रोग्राम है उसकी बहाली के लिए बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करना इंतहाई ज़रूरी। तो वो ठीक है, जो प्लानिंग होगी मुस्तकबिल के हिसाब से एक बड़ी पिक्चर में, उस तरह उसके लिए ज़रूरी होगा ये सारा कुछ, मगर जो सबसे बड़ा सवालिया निशान है वो ये है कि क्या आवाम और महंगाई स्पेशली बिजली और गैस के मामलात में बर्दाश्त कर पाएगी? भाई शुक्रिया। असल में बम गिराने की कोशिश नहीं की जा रही, पति कितने बम गिर चुके हैं। सही है, ठीक है ना। अब ये उसमें एक बम का और इजाफा है। और बिजली के मसले पे जो इन्होंने कहा है कि बाज़ाब्ता तौर से, तो ये बाज़ाब्ता तौर से इजलास हो रहा है, बाकी तो बेज़ाब्ता तौर से पति कितनी दफ़ा ये फैसले हो चुके हैं और बिजली महंगी हो चुकी है। असल मसला सबसे बड़ा मतलब इस हुकूमत के साथ ये है कि कोई वज़ीर इनके सेट हो ही नहीं दे रहे हैं। एक वज़ीर आता है, बनाते हैं, फिर वो चला जाता है, फिर वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं, फिर जो है यानी हुकूमत जो चलाने का तरीका है, जो वज़रा को चलाना चाहिए, उसमें संजीदा नहीं है। अब थोड़ा सा इन्होंने एक साहब को बैठाया है जो पीस पार्टी के निकले हुए हैं, उन्होंने थोड़ा संभाला। लेकिन आपको लगता है कि मतलब ये काम सीख रहे हैं हम पे, आवाम पे सारे? ये असल में बात ये है कि ये सारा प्रैक्टिकल आवाम के ऊपर हो रहा है। अच्छा, फिर ये बन के रह गए हैं IMF और वर्ल्ड बैंक के गुलाम। देखिए, पिछली गवर्नमेंट जो है उन्होंने करप्शन किया, सब कह रहे हैं गलत किया, आप तहकीकात कर रहे हैं, होनी चाहिए उनकी तहकीकात, जो करप्शन किया उन्होंने। इस गवर्नमेंट के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि ये पब्लिक को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। यानी आप महंगाई कर रहे हैं ना, पहले भी होता था, परवेज़ मुशर्रफ से लेके आसिफ जरदारी, परवेज़ आपके नवाज शरीफ, ये वो दौर हैं जबकि महंगाई इसमें भी हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। लेकिन हुआ यह है कि इन्होंने लोगों को जो है कि इसका रिलीफ दिया, तनख्वाह में इजाफा किया, कुछ थोड़ी, यानी ये सूरत हाल है कि मजदूर की तनख्वाह जो 17,500 रुपये है वो नहीं बढ़ाई इन्होंने, वो वैसी की वैसी ना। सिंध गवर्नमेंट 18वीं तरमीम के बाद इनको करना चाहिए था, और उसके बाद वहाँ फेडरल गवर्नमेंट को सरकारी मुलाजिम के साथ। अब इनके साथ मसला ये है कि ये IMF की गोद में बैठ गए, इनके अपने टारगेट हैं। यानी महंगाई का तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो देशों किया है, मैं कहता हूँ कि शायद पाकिस्तान की तारीख का ये महंगा तरीन दौर है जो इनका गुजर रहा है। और कौम को इतना पीस दिया है कि मतलब बेशुमार माशरती मसाइल पैदा हो रहे हैं,
माशरे के अंदर बुराइयां पैदा हो रही हैं, माशरे के अंदर कत्ल गारतगरी, मतलब आप ये देखें ना, डकैतियाँ, चोरियाँ, ये क्या है ये? अगर आप इसका जायज़ा लें तो ये वही चीज़ें हैं कि लोगों की अपने मसाइल हैं। ठीक है सर, आपने जो तनकीद की है, जो ये आपके ख्यालात हैं, हम आपसे जो कुछ तजावीज़ भी लेंगे कि इसके मुतबादिल आपके पास क्या है, और इस हवाले से बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोस्तों आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास, और स्टूडियो में आज हमें ज्वाइन किया है, जो हमारे साथ गेस्ट हैं, एनालिस्ट हैं खालिद खान साहब। और सर, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे महंगाई के हवाले से, और जैसा कि आपने बताया कि महंगाई जो है पिछली जो हुकूमतें रही हैं उस दौर में भी महंगाई हुई है, और जब भी IMF कर्ज़ा देती है तो उसकी कुछ सर्टेन शराइत होती हैं, कुछ डिमांड्स होती हैं, उनको भी पूरा करना होता है। लेकिन आपने एक और बात कही कि पिछली हुकूमतों ने आवाम को रिलीफ भी दिया, उनकी तनख्वाहों में, उनकी वेजेस में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं तनख्वाहें बिल्कुल स्टेगनेंट हैं, बाइंग पावर नहीं है, इनकम नहीं है लोगों की, और अब बिजली और गैस की कीमतें जो हैं मज़ीद बढ़ाने का फैसला कर दिया गया है। तो क्या आप देखते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी किस तरह गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, इस गवर्नमेंट ने मतलब ये अभी भी मैं देख रहा था कि इनके बयानात आ रहे थे कि जो इन्होंने जो सौदे किए थे बिजली के, बड़े महंगे किए थे, और वो उसका जो रेट थे वो 25 रुपये थे पिछली हुकूमतों ने। तो वो 25 रुपये थे, इसलिए हमें जो है इसका अब ये जो रेट बढ़ा रहे हैं बिजली के, तो ये भी तो उसी लाइन पर जा रहे हैं ना। मतलब ये भी तो उसी आप देखें फी यूनिट जो बिजली है उसका उसी वो कर रहे हैं, और अब जो इन्होंने बढ़ाने का वो किया है और प्री प्लान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बस अब उसके चूँकि IMF से कर्जे लिए हैं, बाकायदा एग्रीमेंट मौजूद है उनका, उस एग्रीमेंट के तहत इनको आगे बढ़ना है। अच्छा, वो ये समझ रहे हैं कि क्या मतलब उनके जहनों के अंदर है कि कोई पब्लिक निकलेगी नहीं, एहतजाज नहीं होगा, और हकीकत भी यही है कि लोग जो इतने पिसे हुए हैं कि वो किसी किस्म के एहतजाज की पोजीशन में नहीं है। उस IMF की बुनियाद पे अब इन्होंने जो बिजली के कराची में आप देख लें कि ने जो कर रहे हैं, अच्छा फिर फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल रही। देखें ना, आप इलेक्ट्रिक में बढ़ा रहे हैं, क्या लोगों को इलेक्ट्रिक मिल रही है? क्या उनको फैसिलिटीज़ मिल रही है? दूसरी चीज़ है गैस, यानी ये दो चीज़ें हैं जो जिससे कारखाने भी चल रहे हैं, यानी ये नहीं कि पब्लिक का मसला है, इससे कारखाने भी चल रहे हैं, इससे पब्लिक को भी हो रहा है। अब आप मुझे बताएं कि जब ये आपके इलेक्ट्रिक का जब आप इजाफा करेंगे तो इसका मतलब है कि जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं जहाँ पे गैस जाती है, जहाँ पे बिजली जाती है, तो खुद ब खुद मसनूआत और उनकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा। तो महंगाई एक तो आपने यहाँ पर बढ़ाई है, दूसरे जिन जगहों पर इनको जो इस्तेमाल होती है उनसे जो है कि इसका उनके रेट वो होंगे। अच्छा ठीक है सर, दो सवाल निकलते हैं यहाँ पे। एक तो ये कि IMF को मतलब वो किस तरह डिमांड कर सकता है और क्यों डिमांड करता है कि आप बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करें, तो फिर आपके जो है ना वो सारे शराइत वगैरह जो आपकी डिमांड्स हैं वो हम पूरी करते हैं। ठीक है, IMF ये क्यों किया करता है, नंबर एक। नंबर दो, बिजली गैस की कीमतों के अलावा क्या कुछ और भी ऐसे मतलब एरियाज मौजूद हैं जहाँ पे महंगाई की जा सकती है जो बुनियादी ज़रूरतों में शामिल ना हो, मगर उससे अच्छे खासे फंड्स हुकूमत को इकट्ठे हो जाएँ, मिल जाएँ? देखिए, पाकिस्तान एक पसमानदा मुल्क है, बिल्कुल है ना, तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। आप अपने पैमाने कर्जों के, पहली बात तो कर्ज क्यों ले रहे हैं आप? क्योंकि है ना, ठीक है ना, एक बात ये कर्ज क्यों ले रहे हैं? चले आपकी ज़रूरियात हैं, आप हर आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत को इल्ज़ाम दे के अपने कर्जे लेते हैं, और जितना कर्जा इन्होंने लिया शायद पिछली हुकूमतों ने जो आ रही ने लिया। कर्जे लेने के बाद मैं आपको जब पैसे दे रहा हूँ तो मैं अपनी शायद तो रखूंगा ना। मुझे मालूम है कि मतलब ये कि चलें आप दे रहे हैं मुझे, मैं गरीब आदमी हूँ, ठीक है ना, मैं गरीब आदमी हूँ, पता नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये कटौती करनी होगी। आपको ये सोफे नहीं खरीदने होंगे, आपको TV नहीं खरीदना होगा, आपको ये नहीं करना होगा, आप अपनी ज़रूरियात में से ये कटौती करेंगे। तो ये तो मतलब अगर IMF शायद लगा रहा है तो कोई गलत नहीं कर रहा, वो उसकी डिमांड है, उसके असूल हैं, उसके इंटरनेशनल असूल बने हुए कर रहे हैं। तो हमारे प्लानर्स किधर हैं? अब मसला यही बात आ रही है कि हमारे प्लानर कहाँ हैं? ये जो बोल रहे थे कि मैं 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर कर्जे कर दूंगा, मैं इतने पूरे कर दूंगा, मैं कोई कर्ज नहीं, जो कर्ज लेता है तो वो मतलब मुख्तलिफ उन्होंने वो किया था, इसका मतलब गवर्नमेंट करप्ट है। तो इस किस्म की जो चीज़ें थी वो कहाँ चली गई? देखिए, मैं या पब्लिक आम आदमी या आप उस मुकाम पे नहीं पहुँच सकते। हम तो देखते हैं कि हमने आपको मुंतखब किया इसलिए कि आप जो है कि इसका मुल्क में लोगों को रियायत देंगे। अब आपके बिजली, गैस
और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें ये वो चीज़ें हैं जो इस कौम के ऊपर इस मतलब अच्छा यही नहीं कि IMF 2 चीज़ों पे कर रहा है, IMF की तो पूरी शराइतें हैं। मतलब आप उठा के देखें उसका जो एजेंडा है वो कौन सी चीज़ है जिसके अंदर उन्होंने वो नहीं की है। सब्जियाँ आपकी 150 रुपये के करीब हो गई, दालें आपकी 200 के करीब यानी गोश्त से उसमें जो चली गई हैं। तमाम खाने की अशिया आपकी जो है कैसे 2 से 3 गुना इजाफा में 200% इजाफा जो है कुव्वत खरीद जो है वो किस हद तक कम हो अच्छा गई? कुव्वत खरीद के ये हाल है कि लोगों के जो मैंने आपको बताया ना कि एक मिसाल दी है कि एक मजदूर की तनख्वाह 17,500 है। अब वो 17,500 के अंदर आप मुझे बता दें कि ये जो चल रही है आपकी जो महंगाई चल रही है इसके अंदर वो किस तरह करेगा वो। यानी एक बिजली का बिल एक मामूली 2 कमरे का बिल भी जो है कम से कम 1,500-600 आ रहा है। यानी अगर 1-2 कमरे का है उसे 500-600 लोगों की इतनी तनख्वाह नहीं है जितने उनके पास बिल आए हुए हैं। उन बेचारे गरीबों का जो बुरा हाल है। और फिर वो ये बिजली फराहम करने वाली जो कंपनियां हैं इनके बाहर जो है वो लोगों के साथ जो धूप में जिस तरह बेचारे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि शायद उनका कोई इंसाफ मिल जाएगा। हमारे यहाँ ये मामलात ही मतलब आप ये बता रहे थे कि अवाम को रिलीफ दिए, पिछली हुकूमतों ने भी कहा इन्हें बल्कि रिलीफ देना चाहिए था और रिलीफ नहीं दे पाए। आपको क्या लगता है कि इस वक्त अवाम को रिलीफ किस तरह दे सकते हैं कि अवाम को रिलीफ दें और ख़ुद इनकी बचत हो जाए, कुछ लाइक खुद भी काम चल जाए और अवाम को भी रिलीफ मिल जाए? क्या कोई इस तरह की विन विन सिचुएशन की तरफ जा सकती है हुकूमत? देखें एक मिसाल दूं कि इलेक्ट्रिक है, हाँ। हुकूमत इसको भी सब्सिडी दे रही है, यानी इसको भी दे रही है कि इलेक्ट्रिक को भी दे रही है जो कि मतलब अरबों रुपए कमा रहा है जी। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ कि आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप लोगों को खैरात दे रहे हैं कि जी ये 5,000 रुपए ये 3,000 रुपए, यानी ये तो बांट रहे हैं ना आप लोगों को जो है कि इसका एक तरीके से जिसे कहते हैं फकीर बना रहे हैं। आपके अपने मतलब ये कि प्लानिंग होनी चाहिए, आपके अपने जो है कि इसका आप दें लोगों को तनख्वाह में सब्सिडी दें। और उसके अलावा जो आपके यूटिलिटी जो आपके डिपार्टमेंटल बने हुए हैं उसके अंदर ला के आप कीमतों को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन ये एक मुनज़्ज़म तंजीम करती है, एक अच्छे मतलब जो है हुकूमत के जो लोग होते हैं वो करते हैं। अब इस डिपार्टमेंटल के अंदर भी जो लूट मार मची हुई है, जिस तरीके का करप्शन है, यानी वो लोग जो कि पिस रहे हैं वो इन डिपार्टमेंटल में जाने के बाद आप जाके देखें कि वही सूरत हाल है। वो सारा सामान जो है वो बाहर चला जाता है, कुछ लोगों को दिया उसके बाद पे वापस हो गया। तो बात ये कि निज़ाम जब तक आप सही नहीं करेंगे, जब तक गवर्नमेंट का निज़ाम सही नहीं होगा, जब तक कि आपके सिस्टम सही नहीं होगा, आपने लाखों अफराद जो है ना अपने जाले कर लिए, उनको लगा दिया। आप मुझे बताएं कि अब लाखों रुपए उन पर खर्च हो रहा होगा। आप सही कह रहे हैं। ज़रा इसमें भी बात करते हैं कि सूबाई सतह पे क्या क्या काम हो सकता है। वफाक तो जो काम कर रही है वो सबके सामने ही है। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? सर इम्तियाज पाकिस्तानी है आपके साथ, और इम्तियाज पाकिस्तानी बड़ा अफसरदा है महंगाई के हालात को देखते हुए। इम्तियाज साहब और बड़ा दिल बर्दाश्त है ये इम्तियाज पाकिस्तानी। बात दरअसल ये क्या आवाम के घरों से पेट्रोल निकल आया या सोने की कान निकल आई तो महंगाई पे महंगाई ये लोग कर रहे हैं। चले महंगाई कीजिए, मगर फिर तमाम प्राइवेट इदारे और सरकारी इदारों की सैलरी जो कम से कम 50,000 रुपए तक तो हो, ताकि लोग जो है फेस कर सके महंगाई को। और एक चीज और आपसे शेयर करनी, अक्सर टीवी चैनल्स वालों को मैंने देखा कि इन इदारों को जो प्राइस लिस्ट को कंट्रोल करते हैं उनको लेके प्रोग्राम करते हैं, तो उस दिन तो रेट सही हो जाता है। मगर बाखुदा फ़हीम मेरा अपना तजर्बा है, ये प्राइस कंट्रोल करने वाले लोग साला साल कहीं मार्केटों में कहीं नहीं दिखाई देते। बाखुदा जब चैनल्स वाले आते हैं तो ईद की चांद की तरह वो मैदान में होते, जबकि ये उनका रूटीन का काम है जो डेली बेसिस पे ये चेक और बैलेंस का हिसाब किताब करे। तो बड़े अफसोस की बात है कि महंगाई के दलदल में लोगों को आपने जिन लोगों का काम और उनकी जिंदगियां इतनी पुरआसाइश हैं कि आप अगर देखेंगे तो कंपैरिजन नहीं हो सकेगा कि वाकई इस मुल्क के गरीब लोग वही हैं जिन्होंने वोट दिया था। और इनकी हालत ये अभी आप अंदरूनी सिंध और अंदरूनी पंजाब चले जाएं, कल भी एक प्रोग्राम शायद आपकी चैनल से आ रहा था, बाखुदा रहने को छत नहीं, खाने को कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं, और सांप और बिच्छू इस तरीके से उस इलाके में, आई थिंक मीरपुर खास का कोई इलाका था। तो जुल्म ज्यादती महंगाई आखिर कब तक? ठीक है, थैंक यू सो मच इम्तियाज साहब, आपने कॉल किया और आपने जो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं आपने उनकी तरफ जो है वो इशारा किया है। और फिर एक तो महंगाई वो है जो हुकूमत कर रही है और एक महंगाई वो है जो अवाम खुद कर रहे हैं।
ठीक है। तो सर कोई क्वालिटी, कोई एक चेक वक्फा है, बैलेंस? हाँ। तो इस हवाले से बात करेंगे हम, यकीनन बात करते हैं। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हम बात कर रहे हैं महंगाई के ऊपर और हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं खालिद साहब। खालिद साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि जो उसके ऊपर किसके फ़हीम, हम उसके ऊपर बात कर रहे थे ना। जी, हम बात कर रहे थे कि देखें, आपने जितने भी चीज़ें, जितने भी आपने सॉल्यूशंस दिए, हाँ, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी के ऊपर हम बात कर रहे थे कि सर कॉलर भी हमारे साथ मौजूद थे कि हर कोई जो है प्राइस अपनी मर्जी से सेट करता है। एक दिन इस पे चेक एंड बैलेंस होता है, उसको मॉनिटर किया जाता है, बट नेक्स्ट डे प्राइस डिफरेंट होती है। आटा माफिया देख लें, चीनी माफिया देख लें, सब्जियों की प्राइसेस जो हैं वो अपनी मर्जी से सेट की जाती हैं। तो ये जो माफिया है, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? एक तो गवर्नमेंट महंगाई कर रही है, जैसा कि ऊपर से जो आवाम के ऊपर एक और बोझ है, वो लोग भी कीमतें जो हैं वो बढ़ा देते हैं। नहीं, बहुत अच्छा आपने पॉइंट किया है कि देखिए, एक तो महंगाई वो है जो गवर्नमेंट कर रही है अपने अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। एक महंगाई हो गई, उसके बाद फिर आप नीचे आ जाएं। प्राइस कंट्रोल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यानी हम जिस जगह पे रह रहे हैं, अगर आप इधर कराची को देख लें कि इस नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप ज़्यादा ये होगा कि कोई अगर एमरजेंसी कोई ऐसा मामला हुआ, जिस तरह के साहब कहते हैं, बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि किसी जगह पे जाके किसी ने जो है छापा मारा, तो सब भागे आएंगे, हाँ ये गलत है, ये गलत है, ये जो आप बना रहे हैं, ये जाली बना रहे हैं, ये गलत। यानी वो उस टाइम आएंगे जबकि मतलब कोई इशू होगा। बाकी प्राइस कंट्रोल तो ये समझो कि इस टाइम ये तमाम इदारे, एक यही नहीं, प्राइस कंट्रोल जितने भी इदारे हैं जो इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, उसमें पुलिस भी है, उसके अंदर और बहुत से इदारे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है कि इसका मतलब समझे कि करप्शन का एक अड्डा बन गए हैं। अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए, यानी फर्ज के दूध है, दूध अगर 90 रुपये आपने मुकर्रर किया, कर दिया कमिश्नर ने, हमारे 90 हो गए, मीटिंग हो गई, उसके बाद वही दूध 120 बिक रहा है। क्यों बिक रहा है, कैसे बिक रहा है? इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन की है ना मसला ये। बिल्कुल। यानी ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो आपकी जो लीकेज है, अगर इनको भी किया जाए तो मैं समझता हूँ कुछ प्राइस के ऊपर कंट्रोल हो सकता है। कभी आप सब्जी लेके आए हैं, वो जो रेट लिस्ट होती है उसके मुताबिक कभी सब्जी मिली है आपको? एक दो दफ़ा मैंने कहा निकाल, बस आदमी को होता है ना, कभी खरीद रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ है यार, तो फिर मैं कहा प्राइस निकालो। अब वो प्राइस निकालने पे जो है कि इसका अच्छा खासा ठेले वाले से हो गया, मैंने कहा प्राइस निकाले, नहीं तो मैं भी आपको जो करूँगा। वो पे जब प्राइस निकाली तो उसके अंदर आपको भी ताहीर करना मुश्किल होगा, ए कैटेगरीज, बी कैटेगरीज, यानी उसके अंदर इतनी कैटेगरीज हैं, तो वो जो सबसे थकी हुई चीज़ होगी वो आपकी ए कैटेगरीज में डाल देंगे वो। सही कह रहे हैं। अब आप बताएं कि आप किस तरह उसको जो कंट्रोल करेंगे। अच्छा, कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? फहीम भाई, शहजाद बात कर रहा हूँ। शहजाद साहब, कहाँ से कॉल किया आपने? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। कराची से। जी शहजाद भाई, क्या कहेंगे? बस मैं आपसे छोटी सी बात कहना चाह रहा था। अभी एक इम्तियाज साहब कराची से आपको कॉल करके मशवरा दे रहे थे कि लोगों की सैलरी 50,000 रुपए होनी चाहिए ताकि महंगाई के साथ मुकाबला कर सकें। और मेरा ख्याल ये है कि सैलरी बढ़ाकर कोई मसला हल नहीं होता। हमें बिजली, पानी, गैस के जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल करने चाहिए। और ख़ास तौर पे मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे प्रोग्राम दिन में एक बार नहीं 4 बार चलाए जाएं ताकि हुकूमत को नजर आए, उसको समझ में आए कि आवाम कितनी परेशान है। अगर सैलरी बढ़ती है तो लाजिम सी बात है जो ताजिर हजरात हैं जिनका काम है एक्सपोर्ट का, मैन्युफैक्चरिंग का, वो कहाँ से मार्केट में कम्पीट करेंगे और किस तरह अपना माल बाहर के मुल्कों में बेचेंगे। तो हम जब एक्सपोर्ट अपनी नहीं बढ़ा पाएंगे, इम्पोर्ट हमारी बढ़ती रहेगी, तो हमारे मसाइल तो किसी सूरत हल नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। जी, और भी सवाल करना चाह रहे हैं कुछ? बस मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल ही नाअहल है, किसी तरह से भी आवाम के लिए कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इनकी राय है। अच्छा सर, इन्होंने बात की ट्रेड डेफिसिट की, जो कि हमारा खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इंपोर्ट्स की इन्होंने बात की कि हमारी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही। तो ट्रेड डेफिसिट, इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, ये अगर आप किसी पब्लिक में जाके ये 2 चीज़ें पूछे ना, हाँ, तिजारती खसारा, तिजारती खसारा हो, ऐसी तैसी तिजारती खसारा, हमें क्या मिल रहा है? मतलब कहने का मकसद ये कि तिजारती खसारा ये इसके, लेकिन सर उसका इम्पैक्ट तो आता है ना। मतलब एक बात ठीक है, मतलब बेसिक नीड्स जो हैं वो लोगों को मिलनी चाहिए, पानी है, बिजली है, गैस है, ये ज़रूरियात हैं, मिलनी चाहिए।
लेकिन जो है कि इसका जो मुनाफा फैक्ट्री का मालिक कमा रहा है जी। उसको भी तो निकालें आप 17,500 में और 12,000 में और तमाम उसके कवानीन जो उसके जो लेबर कवानीन उनको मिलते हैं उसको ख़त्म करने के बाद उसको 17.5 दे के और फिर सुबह उसको पता नहीं कि क्या है। मैं बात कर रहा हूँ आवाम की। देखें बात ये है कि जो भी मालकान हैं उनकी भी अपनी मजबूरियाँ हैं, ये मैं नहीं कह रहा, उनकी मजबूरियाँ, वो बेचारे जिस तरीके से कारोबार कर रहे हैं जो कर रहे हैं वो हम जानते हैं। उनके साथ जो इन्हीं इदारों की तरफ से जो आती हैं दुश्वारियाँ। अजहर बरादरी खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग अपने आप को मार रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं। तो ये हाल है कि जब वो 15 साल से काम करने वाले को जब सुबह जाएगा बोल देगा जी आपको नौकरी नहीं है। मैंने लड़कियों को देखा खड़े होकर नीचे जो है कि इसका गिर गई हैं, वो 10 साल से काम करने वाली जो घर को चला रही हैं वही अपने 17,500 में। जब उनको सुबह उनको कहा गया कि आपको नौकरी से निकाल दिया तो खड़े होकर बेहोश गिर गई हैं जो कि वो करी थी। तो ये मतलब एक माशरे का एक चैलेंज है जिसको कि मतलब देखना चाहिए। तो 50,000 तनख्वाह से मुराद ये कि आप 50,000 चले, एक बात कह दी है उसने, लेकिन कम से कम इतनी तो दें कि मतलब वो कम से कम उसको पूरा कर सके। जो उनके कहने का जो मुझे मतलब समझ आया वो कुछ ऐसा था कि आप महंगाई कर रहे हैं, महंगाई कर दें, मगर कम से कम हमारे पास खरीदने की ताकत भी तो इतनी होनी चाहिए जो होती थी कि हम मतलब होती रही है, जो पहले होती रही। आप देखें जो कीमतें हैं वो इससे आधी हो जाएं और जो आपकी जो इनकम है वो 1/4 हो जाए। तो बात तो दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए दो चीज़ें निकल जाएंगी। एक तो ये मतलब ठीक है इन्होंने जो बात की थी, एक बात ये है कि फ़र्ज़ करें कि एक तो ये ना कि आप कोई करप्शन कर रहा है, कोर्ट में जा रहे हैं, वो फैसला देगी जी। दूसरी ये है कि आपके अपने इदारे के अंदर बैठ के अगर कोई करप्शन कर रहा है तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि उसको तो कम से कम पनिश करें। एग्जैक्टली। अब जो लोग यहाँ पे आटा चीनी इसको जो है कैसा करके और महंगाई करके मुझसे बाहर गए तो क्यों नहीं पकड़ रहे हैं आप उनको? कम से कम अपनी पार्टी के अंदर तो उसको पनिश करें, उसको कम से कम कुछ तो सजा दें, पार्टी से तो निकालें। नहीं हो रहा ये। और सर सारे जो मालिकान हैं शुगर मिल्स के वो ज्यादातर मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, सब बड़े बड़े लोग सारी पार्टियों में, तीनों पार्टियों में जाता है। सही सर, आखिरी सवाल सर आपसे मैं करूंगा। मीडिया के हवाले से हमारे एक भाई ने टेलीफोन लाइन पर मैं कहा कि वो जो शोज़ वगैरह आ रहे होते हैं, मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा होता है, ठीक है, हर चैनल पे, हर न्यूज़ चैनल पे इस तरह के 1-2 शोज़ हैं जहां वो जाते हैं, जो लोग चीज़ें महंगी बेच रहे होते हैं या क्वालिटी जिनकी गिरी होती है उनको पकड़ते हैं और वो साथ जो है रेलिवेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सील कर देते हैं। उसके बाद अगले दिन दोबारा खुल जाए या अगले हफ्ते वो रेस्टोरेंट हो, वो दुकान हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, दोबारा से वही काम करना शुरू हो जाते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ये तो समझे कि चैनल वालों ने एक करप्शन का बहुत बड़ा रास्ता खोला है इदारों का, उन इदारों का जिन्होंने आके सील करते हैं ना, उनके लिए करप्शन का बहुत बड़ा रास्ता खोला है। वो कैसे? वो आपके सामने आके सारी सब कुछ उसकी कमजोरियां बताएंगे, बहुत गलत किया है इन्होंने, बहुत गलत है, ये जहर है और ये जो बना रहे हैं बहुत वो है। उसके बाद सील हो गया, वो उसको ले गए पकड़ के, कहाँ ले गए? थाने लेके जाएंगे। चैनल पे थोड़ी लेके जाते हैं वो थाने के अंदर। थाने वालों का रास्ता खुला, उसके बाद जो इदारे उनको जिन्होंने बंद किया था उनका रास्ता खुला। आप जाके जाए 15 दिन बाद, 1 महीने बाद उस जगह को देख लिया, अगर वो बंद मिले आपको, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा गए हैं और वो कहते हैं चैनल वाले कि हम पहले भी आए थे आपके पास। अब उसके बाद फिर मगर देखें चैनल तो मैक्सिमम यही कर सकता है ना कि निशानदेही करवा सकता है, वो इदारे को साथ ले गया, वो साथ मतलब वो उन्हें बंद कर दिया, सील कर दिया। अब चैनल अपना काम छोड़ के उनके दरवाजे पे तो नहीं बैठ सकता कि ठीक है देख रहे हैं आपको कब तक इंसाफ मिलता है। यह है निजाम का मसला, हाँ ना, अब किसी एक के पीछे से नहीं पड़ सकते हम लोग। निजाम हमारा खत्म हो गया है। हमारे बहुत से मसाइल की असल वजह ये सिस्टम है, ये निजाम है, जिसके अंदर जो है कि इसका ऊपर से नीचे तक मुलव्विस है और वो उसको ठीक करने, निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है और निज़ाम बेहतर करने के लिए हम सबको खुद जो है वो अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारे पास वक्त है, एक कॉलर ले सके हम लोग? ठीक है, एक कॉलर है होल्ड पे, इनकी राय भी शामिल कर ही लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, ओके, लाइन ड्रॉप हो गई है। थैंक यू सो मच खालिद साहब, आप तशरीफ़ लाएँ और हमारी कोशिश जो है वो सिर्फ यही थी कि जो मसाइल हैं महंगाई से मुतल्लिक़ इनकी जानिब तवज्जो दिलाई जाए, ठीक है, अवाम की भी और हुक्मरानों की भी, जो साहिब इक़्तिदार हैं उन सब की भी, क्योंकि अगर जो इक़्तिदार में उनसे पूछा जाए या उनके डिजिटल पेजेस देखे जाएं या उनके नुमाइंदों से बात की जाए तो ऐसे लगता है कि बहुत ही हालात बेहतरीन है और हम किसी जन्नत में रह रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं ये मसाइल जूं के तू हैं जिनको इस हुकूमत ने हल करने हैं। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, वक्फे से वापस आएंगे तो अलग मौजूद पर बात होगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और अब हम बात करेंगे कुछ हेल्थ टिप्स के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं शहरयार पाशा। तो आइए देखते हैं कि आज हमें वो क्या हेल्थ टिप देने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शहरयार पाशा अपने सेगमेंट हेल्थ टिप्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बरसात के मौसम का पता जहाँ हब्स देता है वहाँ जल्दी अमराज भी इसकी गवाही देते हैं। आलूदा फ़िज़ा, चाहे वो गाड़ियों के धुएं से हो या सनतों के फुजलात से, हवा के अंदर जरासीम का सबब बनते हैं। मौसम बरसात में हवा के अंदर मौजूद नमी जिल्द पर खारिश, दाने या कील महासे पैदा करती है। आम खुश मौसम में जरासीम उड़ते फिरते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में ये बैठ जाते हैं। लेकिन बैठने के बावजूद ये अपना जहरीला मवाद खारिज करते हैं। ये जहरीला मवाद जब जिल्द से रद्द-ए-अमल करता है तो आपके जिस्म पर खारिश या दाने करता है। बहुत ज़रूरी है कि बरसात के मौसम में आप बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखें ताकि इन तमाम जल्दी अमराज से बचे रहें। कुछ टिप्स देंगे आपको जिन पर अमल करके आप तमाम जल्दी अमराज से बच सकते हैं। सबसे पहले तो बरसात के मौसम के अंदर टैल्कम पाउडर जिस्म पर फैलाएं। बरसात में ना भीगें और अगर भीगना भी पड़ जाए तो भीगने के बाद अच्छे साबुन से नहा लें। कोशिश करें सुबह गुस्ल के बाद एंटीसेप्टिक लोशन लगाएं। इसके अलावा बारिश में भीगने के बाद अगर आपको जिल्द पर जलन महसूस हो तो एंटीहिस्टामिन दवाएं लें। बरसात का मौसम ठंडा होता है, इसलिए कि ठंडी चीज़ों से परहेज करें ताकि आपका मैदा ख़राब ना हो। बरसात का मौसम वैसे तो बहुत सुहाना होता है, लेकिन ये अपने साथ बहुत सी बीमारियां भी लाता है, इसलिए बेहतर है कि एहतियात करें। मुझे उम्मीद है कि आज की हेल्थ टिप्स आपको पसंद आई होंगी। फिर हाजिर होंगे नई हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, एहतियात करें और सेहतमंद रहिए। शुक्रिया। जी, अब बात करेंगे कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से। और ये काफ़ी अरसे से ज़ेर बहस भी था ये इशू, और फाइनली वज़ारत रेलवे ने कराची सर्कुलर रेलवे की जो है बहाली का ऐलान करते हुए कहा है कि ये मरहला जो है, ये मंसूबा 3 मराहिल में जो है वो इसको मुकम्मल किया जाएगा। और फ़हीम, इसके हवाले से आज हमारे पास गेस्ट भी मौजूद हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं चाहूँगी गेस्ट का भी तारुफ़ करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद इमरान वदूद साहब जो कि एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इमरान साहब? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, सर्कुलर रेलवे के हवाले से हमने ये देखा है कि जितनी भी कराची का एक बहुत बड़ा एक इशू है ये, और जितनी भी हुकूमतें हैं वो इक़्तिदार में आने से पहले इस चीज़ का वादा ज़रूर करती हैं कि हम ये सर्कुलर रेलवे को बहाल करवाएंगे। तो तकरीबन अभी तक कोई सही तरह से कामयाब नहीं हो पाया। इस हुकूमत से काफ़ी ज़्यादा हमें तवक्कुआत थी कि ये मामला जो है मुकम्मल हो जाएगा। इनका जो इक़्तिदार का वक्त है उसमें भी 2-2.5 साल गुजर चुके हैं और कुछ वाज़ेह तौर पर अभी तक कोई शक्ल सामने नहीं आई है सर्कुलर रेलवे की। खैर, हम इनकी बात तो यकीन करते हैं जो इन्होंने कहा कि 3 मराहिल में जो है वो इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। चले, हो गया मुकम्मल, समझे। ये बताइए कि सर्कुलर रेलवे आवाम की किस तरह मदद कर सकता है, मतलब आवाम को किस तरह फ़ायदा पहुंच सकता है सर्कुलर रेलवे से? आप क्या सोचते हैं, क्या ख्यालात रखते हैं, प्लीज़ इज़ाह कीजिए। देखें, सर्कुलर रेलवे का जो मंसूबा है कराची में, ये 1964 में इसका आगाज़ हुआ और 1999 में बाज़ वजूहात की बुनियाद पर इसे बंद कर दिया गया। अभी करीबन कोई 21 साल हो गए हैं KCR का मंसूबा इल्तवा का शिकार है और कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो दुनिया के चंद बड़े शहरों में शुमार होता है, उसमें सर्कुलर रेलवे या मेट्रो या इस तरह का कोई मास ट्रांजिट सिस्टम मौजूद ही नहीं है। ट्रैफिक बेहंगम हो चुकी है शहर की, सड़कों पे सफ़र करने वाले लोग जो है वो शदीद ज़हनी अजियत का शिकार हैं। तो यकीनन इस तरह का माहौल जब हमारी सड़कों का, बारिशों में जो हमारे शहर का हाल हुआ, सड़कों का जो हाल हुआ, लोगों की गाड़ियाँ डूब गई, मोटरसाइकिलों का जो हाल हुआ, यकीनी तौर पे इस घुटन के माहौल में ये कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली की
मैं कहता हूँ कि अगर इसकी नवीद ही मिल गई है तो ये एक हवा का ताज़ा हवा का झोंका है कि हम इस पर खुश हैं कि चलें ये मंसूबा कोई तो इस पर सीरियस है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब गुलजार अहमद साहब का बड़ा अहम किरदार है, जो मुतवातिर इसके हवाले से समातें कर रहे हैं और वजारत रेलवे को, सिंध हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को बार बार तंबीह की जा रही है कि आप इस मंसूबे में जो रुकावटें मौजूद है उसको ख़त्म करें, जो फाइनेंस का इशू है उसको देखें। चूँकि अभी ये KCR का मंसूबा जो चाइना का पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर है, CPEC का जो मंसूबा है उसके तहत बनाया जा रहा है, तो कभी उम्मीद है हमें तो कि इंशाल्लाह ये मंसूबा पाए तकमील को पहुंचेगा। इसके ज़रा एक तो इसके जो फंड्स वगैरह के इश्यूज हैं, ठीक है, उसके अलावा मतलब जो हिकमत अमली है उसके बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज हैं। इन सारे इश्यूज के साथ साथ जो सबसे बड़ा जो एक मसला है इसके मुकम्मल होने में वो है तजावुज़ात का, गैर कानूनी तजावुज़ात का जो रास्ता है। वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, कुछ कानूनी है कुछ गैर कानूनी है। अब चीफ जस्टिस साहब ने इस हवाले से भी काफ़ी दफ़ा इशारा किया है और इसके बारे में कहा है कि फ़ौरन से ख़त्म किया जाए। तो इन तजावुज़ात के हवाले से हम बात करना चाहते हैं और ये कौन कसूरवार है इन सब के पीछे और किस तरह ये सारा कुछ जो है वाकई सॉल्व हो सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। छोटा सा एक वक्फा बीच में आ चुका है दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और हम बात कर रहे हैं कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद इमरान वदूद साहब जो कि एनालिस्ट हैं। सर, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैक के इर्द गिर्द जो तजावुज़ात का मसला है, जो गैर कानूनी तामीरात हुई हैं, तकरीबन 900 से ज़ायद बताया जा रहा है। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी देखें तो उसमें ये कहा गया है कि जो रिहायशी तामीरात हैं उनको बाद में खाली कराया जाए। तो सर, उसके लिए हुकूमत ने उनको कोई ऑल्टरनेट मुहैया किया है, कोई रहने की जगह, कोई ज़मीन, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, तजावुज़ात को लेकर एक दूसरा नुक्ता नज़र भी है। हज़रत अली का एक कौल मुझे याद आता है कि कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि जहाँ पर ये तजावुज़ात कायम की गई पिछले 20 सालों में, क्या ये जगह कोई बरमुदा ट्रायंगल में है जो लोगों की नज़रों से उझल रहा है? क्या ये कोकाफ में है कि हमें नज़र ना आए? यकीनी तौर पे जिस वक्त ये तजावुज़ात कायम की जा रही थी, इस शहर में कोई हुकूमत मौजूद थी, इस शहर में इदारे मौजूद थे, तो उस वक्त इन हुकूमतों ने, इन इदारों ने इन तजावुज़ात से सर्फ नज़र क्यों किया? इसमें यकीनी तौर पे बिल्डर्स भी मुलव्विस हैं। अब जब ये इमारतें तामीर हो गई, लोगों ने इसमें रिहाइश इख्तियार कर ली। अब रिहाइश किन लोगों ने इख्तियार किया है? जिन लोगों ने रिहाइश इख्तियार किया है उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी इसमें लगा रखी है। उन्होंने तो एक सोचा कि एक शहर के बीचों बीच इस तरह की इमारत तामीर हो रही, ये तो गैर कानूनी हो ही नहीं सकती। उन्होंने एतमाद करते हुए वहाँ पर अपनी रिहाइश हासिल कर ली। आज 15 सालों के बाद देखें, किसी का घर, उसकी सबसे पहली ख्वाहिश होती है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो एक अपना घर तामीर करे। और जब बहुत मुश्किलों से, बहुत वक्त गुजार के पैसे जोड़ कर वो अपने घर की तामीर करता है और फिर अचानक से उसे गवर्नमेंट की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये नोटिस दे दिया जाए कि आपको इस घर से बेदखल कर दिया जाएगा, वो जो इन इमारतों में रह रहे हैं, मेरे नज़दीक यकीनी तौर पे वो कसूरवार नहीं है। जो कसूरवार हैं वो बिल्डर्स हैं जिन्होंने उन इमारत की तामीर की, वो इदारे हैं, इदारों के वो अफसरान हैं, वो हुकूमतें हैं, हुकूमतों के वो कारिंदे हैं जो इसमें मुलव्विस हैं। उन्हें सामने लाया जाए और ये जो तमाम पैसे हैं जो नुकसान हुआ है, स्टेट का नुकसान हुआ है, लोगों का नुकसान हुआ है, ये नुकसान स्टेट क्यों भरे? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्यों भरे? वी आर द टैक्स पेयर ऑफ पाकिस्तान। ये हमारे टैक्स के पैसे से उन लोगों को मुतबादिल जगह क्यों मुहैया की जाए, क्यों फराहम की जाए? ठीक है, अब इमरान साहब आपने सही कहा है कि अवाम जो है वो कसूरवार नहीं है उस तरह। ओके, मैं आपकी इस बात को एक लम्हे के लिए तस्लीम करता हूँ कि ठीक है, अगर वो कसूरवार नहीं है तो वो सारी कंपनीज जो मतलब जहाँ वो रह रहे हैं, बिजली, पानी, गैस उन्हें फराहम की जा रही है ना, तो वहाँ पे ये उन्हें ये कनेक्शन देने वाली और ये सारा कुछ प्रोवाइड करने वाली कंपनीज जिम्मेदार हैं। वहाँ पे उन्हें बर वक्त किसी एक को, दो को, 5 या 10 मकानों को ना रोक के आपने पूरी कॉलोनीज वहाँ पे आपने आबाद करवा दी, वो इदारे कसूरवार हैं। और इसके बाद मैं कसूरवार ठहराऊंगा उन अवाम को भी। आप अगर कोई चीज़ ख़रीदते हैं या कोई
कहीं मूव होते हैं, अपनी जमा पूंजी लगाएंगे, तो क्या आप किसी गैर कानूनी जगह पे अपने पैसे लगाएंगे? आप अवाम का भी इसमें कहीं ना कहीं कसूर है। अब आते हैं हुक्मरानों की तरफ। जितने लोगों को यहाँ से उठाया गया है और अभी अगले मरहले में, अगले जो 2 मरहले हैं उनमें जितने लोगों को यहाँ से उठाया जाएगा, तो क्या उनके लिए कुछ मुतबादिल निज़ाम, इन्होंने मुतबादिल रहाइश उन्हें फराहम की है? जो एक पाकिस्तानी शहरी हैं वो ठीक है, उनसे गलती हुई है, जो भी उसका खमियाजा वो इस शक्ल में भुगत रहे हैं कि उन्हें उन सारी चीज़ों से हाथ धोने पड़ रहे हैं, अपने घर से हाथ धोने पड़ रहे हैं जो उन्होंने इतनी मेहनत के बाद बनाए थे। अभी उन्हें कोई मुतबादिल रहाइश दी जा रही है या उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है? जरा इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। फ़हीम, आपके दूसरे सवाल पे मैं आता हूँ। पहले मैं अवाम वाली बात मुकम्मल करूँ कि देखिए, अवाम तो सादा हैं। जब ये अमारात इदारों की नज़र से उछल रह गई, हुकूमतों की नज़र से उछल रह गई, तो अवाम क्या जाने कि ये कानूनी है या गैर कानूनी है? आप ला इल्मी को सादगी कह रहे हैं। अगर हमें खुद इस बारे में रिसर्च करनी है, कोई चीज़ जाननी है, कोई हर रिश्ता करते हैं तो चारों तरफ सोच के पूछ के फिर करते हैं ना। और अपने तय लोगों ने किया, हमें तो नॉन प्रोडक्टिव इश्यूज में उलझा कर रख दिया गया ना। हम तो इन सब चीज़ों में, पानी, रोटी, कपड़ा, बेसिक जो इश्यूज हैं, हमें फिरदौस जन्नत में लाख हुरों का तस्वुर लेके मैं एक इंसान के इश्क से निकलूं तो वहां तक सोचूं, तो वहां की सोच तो हमारी आवाम को तब जाएगी कि जब उन्हें नॉन प्रोडक्टिव इश्यूज से निकाल कर उनकी सोच इतनी वसी हो। अच्छा, जिस वक्त में तामीरात हुई उस वक्त ना इंटरनेट इस तरह से अवेलेबल था, ना दूसरे ज़राए इस तरह से थे कि वो तस्दीक कर सकते। उन बेचारों, उन्होंने देखा अखबारात में इसके इश्तहारात मौजूद हैं अखबारात में इश्तहार इस वक्त के, तो वो तो इस खबर को ठीक समझते हैं कि हाँ, जो चीज़ खबर में आ गई, जो अखबार में आ गई, वो सही होगी, वो चीज़ ठीक है। जहाँ तक बात मुतबादिल रिहाइश की, शायद उन्हें मुहैया भी कर दी जाए, लेकिन क्या वो मुतबादिल रिहाइश वाकई इसके मुतबादिल है या बस रहने की जगह है? आज जिस जगह पर वो रह रहे हैं, जितनी कीमत उन्होंने इसकी अदा की और वक्त गुजरने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू है, क्या उन्हें जहाँ पर रिहाइश दी जाएगी वो इसी प्रॉपर्टी वैल्यू के मुताबिक होगी? अगर तो इस इंसाफ का तकाजा तो हमें यही कहता है कि अगर आज वो घर 10 मिलियन का है तो उन्हें ऐसी जगह पर रिहाइश दी जाए कि जहाँ पे घर फ्लैट 10 मिलियन ही के हो। इससे कम पे कोई चीज़ हमें अवाम को काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अवाम कर भी क्या सकती है, चाहे जो मर्जी उन्हें काबिल कबूल ना हो, जो सरकार का फैसला होगा, जो अदालतों का फैसला होगा, हमें तो उसे तस्लीम उसके आगे। अच्छा सर, ये जो रेलवे का कहा जा रहा है कि 2021 तक इसका जो पहला मरहला है उसमें इसको जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया जाएगा। काफ़ी अरसे से हम सुन रहे हैं, कई सालों से इस पर बात होती है, तो अब आपको लगता है कि वाकई इस पर काम होगा और ये इसको जुज़वी तौर पर जनवरी 2021 में बहाल किया जाएगा? देखिए, मेरी मालूमात के मुताबिक और इतलात के मुताबिक जो इसके कोचेज़ हैं वो करीबन तैयारी के आखिरी मराहिल में है। और जो शेख रशीद साहब ने बयानिया भी दिया, प्रेस रिलीज़ भी जारी किया गया है पाकिस्तान रेलवे की जानिब से, उसके मुताबिक भी इस्लामाबाद में इसकी तैयारी हतमी मराहिल में है और 3 माह मजीद लगेंगे। 40 कोचेज़ तैयार कर ली जाएंगे, जिसे पहले मरहले में कराची सिटी स्टेशन से लेकर मंगूपी स्टेशन तक चलाया जाएगा और फिर दूसरे मरहले में इसे औरंगी तक तोसी दी जाएगी और फिर गिलानी स्टेशन, गुलशन इकबाल और फिर वहाँ से ड्रिग रोड तक इसे तोसी दी जाएगी और लाखों लोग यकीनी तौर पर इससे मुस्तफीद होंगे। इसका मस्बत पहलू तो अपनी जगह पर बहरहाल मौजूद है। बहुत बड़ा एक मसला है ट्रांसपोर्ट का, कराची मास ट्रांजिट का एक बहुत बड़ा। इस जैसे शहर को आप बसों के हाल देखें, आप चिंचियों के, मतलब ये तो हमारे तस्वुर में ये बात नहीं आती कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, कराची का नाम कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, और एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर ये चिंचीज चल रही हैं। यकीनन ये अल्टरनेट के तौर पे सामने आए, जब लोगों के पास कोई सफर का कोई दूसरा जरिया मौजूद नहीं रहा तो फिर वो चिंचीज ऑटोमेटिकली इन चीजों ने इसे ओवरकम किया। वक्फा आ गया था बीच में, वक्फे के बाद दोस्तों आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इस हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, आप दोस्तों की कॉल्स भी शामिल की जाएंगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद इमरान वदूद साहब, जिनसे हम सर्कुलर रेलवे के हवाले से बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात कर रहे हैं। शहर क़ायद में ट्रांसपोर्ट का एक बहुत ही बड़ा मसला है जिसको हल करने के लिए बहुत सी हुकूमतें भी कोशा रही हैं और अवाम भी हमेशा पुरुमीद रहे हैं। और इस दफ़ा इस खबर के बाद ज़रा खुशी की लहर अवाम में दौड़ी है कि एटलीस्ट चलें, एक अच्छी पॉजिटिव खबर तो आई कि ट्रांसपोर्ट का मामला हल होगा। ओके, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे इस मतलब गैर कानूनी तजावज़ात के हवाले से और इस हवाले में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ट्रांसपोर्ट के बारे में पाकिस्तान भर में जितने भी प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के रहे हैं उस पर सरेआम और बड़े बड़े पैमाने पर तनकीद की गई है। वो आप ये मेट्रो बसेस देखें, जंगला बस के नाम से उसके ऊपर अच्छी खासी तनकीद की गई। ऑरेंज ट्रेन और पाकिस्तान रेलवे को भी अगर देखा जाए तो उसके वो भी हमेशा खसारे में ही रहा है। कोई ख़ास खातिर खा जो है वो मुनाफा पाकिस्तान रेलवे की जानिब से भी कभी पाकिस्तान गवर्नमेंट के ख़जाने में नहीं आया।
तो आपको क्या लगता है कि ये जो सर्कुलर रेलवे का कराची का जो मामला है, इस पे कोई मुनाफा बख्श भी हो सकता है या ये भी हमारे खजाने पे बोझ ही रहेगा? देखिए, मुल्क भर में जो ट्रांसपोर्ट के मंसूबे खसारे में जा रहे हैं, मेरे नज़दीक उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो पॉलिटिकल लाइकिंग और डिसलाइकिंग हो सकती है, और दूसरा लैक ऑफ इंटरेस्ट है इदारों का इन सेगमेंट्स पर। हमने इसे माजी में भी देखा। अगर मैं पर्टिकुलरली कराची की भी बात कर लूँ तो कराची में मुतअद्दिद ट्रांसपोर्ट के मंसूबे सरकार की मुद्दत में शुरू किए जा चुके हैं। इसमें ग्रीन बस का मंसूबा था, नेमतुल्लाह खान के ज़माने में शुरू किया गया। फिर यूटीएस बसेस का मंसूबा था। आज वो बसेस हमारे शहरों में कहीं भी नज़र नहीं आती। वो बहुत बेहतरीन बसों का एक सिस्टम पड़ी तबाह हो गई, मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई। उसकी वजह यही है कि वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ अटैच कर दिया गया, दूसरी बस को किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अटैच कर दिया गया, और इदारों ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। तो माजी के ये दो तजुर्बात हमें बताते हैं कि अगर उसी तजुर्बे को इस बार दोहराया गया तो नतीजा भी मुख्तलिफ नहीं होगा अगर तजुर्बा मुख्तलिफ ना किया गया। तजुर्बा मुख्तलिफ कैसे कर सकते हैं? इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इंडल्ज किया जाना चाहिए मेरे नजदीक। अगर तो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इंडल्ज करते हैं और इसका एक सोशल पहलू के साथ एक इकोनॉमिक पहलू भी इसमें हम अगर इंडल्ज करते हैं, वो इस तरह से किया जा सकता है कि जो इसके स्टेशंस हैं, करीबन 20 या 24 स्टेशंस इसके बनाए जा रहे हैं, तो इन स्टेशंस पर कोई इकोनॉमिक, जिसे आप कह लें कि सरगर्मी भी एक साथ में रख दी जाए, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर प्लान किया जाए, कोई पार्किंग, पेड पार्किंग प्लाजे प्लान किए जाए इसके रेलवे की जमीनों के ऊपर, कि जिससे हासिल होने वाली आमदनी को कराची सर्कुलर रेलवे में इस्तेमाल किया जाए। सिर्फ इसकी आमदनी का वाहिद जरिया लोगों से हासिल किए हुए टिकट के पैसों को ना रखा जाए, तो तब जाकर ये मंसूबा जो है वो माशी तौर पे ना सिर्फ खुद मुख्तार हो सकता है, बल्कि हुकूमती खजाने में या पाकिस्तान रेलवे के खजाने में ये डेबिट भी जमा करवा सकता है। बिल्कुल सही हो गया। एक कॉलर हमारे साथ है, हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं खुरम लोधी बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। खुरम लोधी साहब, आज आपकी आवाज क्यों इतनी कम आ रही है? जी कम आ रही जी आवाज, शायद ठीक नहीं है। अब बताइए, कैसे ठीक ठाक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या कहेंगे आज के इस मौजू के हवाले से? जी एक तो ये कहना था कि जो ये रेलवे की जमीनों के ऊपर जो ये तजावीज़ात हो रहे हैं, इनके खिलाफ जो फैसला है, तो आया कि ये सिर्फ आवाम के मकानात को ही मसमार करने का फैसला है या उन ऑफिसरों के खिलाफ भी फैसला है जिन लोगों ने इसको बनाने की इजाजत दी, जिन्होंने वापदा के कनेक्शन लगाए, जिन्होंने गैस स्वीगेस की कनेक्शन लगाए? क्या उन अफसरान के खिलाफ कब फैसला आएगा? उनको सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, या सिर्फ आवाम को ही सजा मिलेगी? आवाम पहली महंगाई में दबी हुई है, पहले ही बम धमाकों, गोलियों, मतलब हर चीज में बेचारी दबी हुई। अब वो रही से कचरे के मकान ले गई थी, अब वो भी फैसला आने के बाद उन बेचारों को ठीक है खुरम साहब, आपने बहुत अच्छा नुक्ता जो है वो पेश किया है, इस बारे में बात करते हैं जनाब। बिल्कुल, इनकी बात दुरुस्त है। अगर तो ये सर्कुलर रेलवे का मंसूबा मुकम्मल हो जाता है बिना उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई किए हुए, तो इट्सेल्फ इस मंसूबे के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बाकी रहेगा कि यकीनी तौर पे अगर ये बिल्डिंगें बनी है तो कोई जिम्मेदार है या कोई जिम्मेदार नहीं है। एक्शन तो उन्हीं लोगों के खिलाफ होना चाहिए ना जिन्होंने बिल्डिंग्स बनाई, यकीनी तौर पूरे प्रॉपर। एक आप जब एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो कई आपके डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, उसमें लीगल चीजें भी उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो कैसे इजाजत दे? ये बिल्डिंगें खुदकार तरीके से तो तामीर नहीं हो गई। इसमें SBCA उस वक्त कहाँ मौजूद था, कौन से अफसरान थे? किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी, या आखिर में जिम्मेदारी सिर्फ उस बेचारी अवाम पर? जिस तरह से इकबाल ने कहा था बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, तो उसको तब्दील करके कहते हैं कि हमारे यहाँ बर्फ गिरती है तो बस अवाम इस काम के लिए रह गए कि उन्हें दबाया जाए। वो ऑलरेडी पिसे हुए हैं। हमें देखें, हुकूमतों का काम होता है, हुकूमत माँ जैसी होती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी कहा, और माँ का काम होता है कि अपनी अवाम का, अपनी रयाया का ख्याल रखा जाए, उसके दुख दर्द का मदावा किया जाए, ना कि उसके दुख दर्द का बाइस बना जाए। तो यकीनी तौर पर अगर हुकूमत इस तरह के सरगर्मियों में, देखिए अवाम उस वक्त तसल्ली की हालत में पहुंच जाएगी जब अवाम को ये पता चलेगा कि जिन लोगों ने हमारे साथ गलत किया है उनके साथ इंसाफ हो गया, और हमारे साथ जो गलती हुई, चाहे हमारे लाइल्मी की वजह कर या हमारी सादगी की वजह कर, व्हाट्सएवर जो भी इसका रीजन हो, लेकिन अगर अवाम को इसका अल्टरनेट मुहैया कर दिया जाए और जो लोग कसूरवार हैं उन, मेरा नुक्ता नजर ये है कि पैसे वहां से हासिल किए जाएं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ सिंध वो पैसे रिलीज ना करे, वो रिकवरी उन बिल्डर्स से की जाए, रिकवरी उन अफसरान से की जाए जिसमें उनकी जायदादों की कल्की की जाए, उनकी जायदादों की नीलामी की जाए, ताकि उनको वही दर्द पहुंचे जो हमारी आवाम को पहुंच रहा है, उनसे पैसे वसूल करके आवाम को दिए जाए। सही हो गया। आपने मतलब
मुख्तलिफ पहलुओं से इस प्रोजेक्ट के ऊपर रोशनी डाली है और हम उम्मीद करते हैं, अच्छा गुमान करते हैं कि अल्लाह ने चाहा तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और अवाम जो है इससे फ़ायदा उठाएगी बहुत जल्द। किस तबके को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा इस पूरे प्रोजेक्ट से? अनडाउटेडली तुलबा जस्ट नंबर 1 बेनिफिशियरी होंगे स्टूडेंट। जब हम ज़माने तालिब इल्मी में थे तो ये हमारे लिए एक बड़ा मसला उस वक्त मौजूद था। हम कभी ट्रांसपोर्ट का, हम कभी लिफ्ट लेकर जो है वो जाया करते थे और किरायों का मसला, तो इसमें एक किराया भी बड़ा मुनासिब है और सफ़र बड़ी आसानी के साथ कट जाएगा और सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें वो वक्त की बचत होगी। तुलबा के लिए वक्त बड़ी अहमियत कहाँ मिले हमें इस चीज़ को। इसके अलावा ख़वातीन के लिए ये बड़ा अहम होगा कि उनको एक सेफ सिक्योर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुहैया आएगा। मुल्क में इस वक्त हैरेसमेंट और जो दूसरी चीज़ें जिस तरह से पनप रही हैं तो उसके सद्भाव के लिए, उसके रोकथाम के लिए ये बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। और जाहिर सी बात है तुलबा आप जानते हैं कि किसी भी मुल्क का, किसी भी कौम का एक बुनियादी सरमाया होता है। अगर हम अपने तुलबा को बेहतरीन तालीम और तालीम हासिल करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो आसान, उसमें एक ट्रांसपोर्ट का भी एक रिसोर्स है। अगर हम उन्हें बेहतरीन निज़ाम मुहैया कर दें तो इन्हीं तुलबा ने कल चल के मुल्क की बागदौड़ संभालनी है। अगर तो पुराना निज़ाम मौजूद रहा तो मैं आपको एक छोटी सी एक रिसर्च में जहन में आ रही है कि पाकिस्तान इस वक्त करीबन कोई 22 करोड़ की आबादी है। मैं तालीमी निज़ाम को इससे थोड़ा सा अगर जोड़ूं, 22 करोड़ की आबादी है और अगर पिछले साल के पेटेंट्स आप देखिए पाकिस्तान में जो न्यू इन्वेंशंस को पाकिस्तानियों ने पेटेंट किया सर, आप हैरत करेंगे इस बात के ऊपर कि सिर्फ 33 पेटेंट्स हैं हमारे 2019 में। अपार्ट फ्रॉम दिस के हमारे यहाँ 22 करोड़ लोग बसते हैं और मैं इसका तकाबली जायज़ा किसी भी दूसरे मुल्क से अगर पेश कर दूं, मैं इजराइल से पेश कर देता हूं इसका तकाबली जायज़ा। अगरचे हमारे उससे सफाती ताल्लुकात नहीं है, उसकी आबादी बमुश्किल 1 करोड़ है, स्टैट्स के मुताबिक वो कोई 8 to 9 मिलियन उसकी पॉपुलेशन है और वहाँ से जो पिछले साल पेटेंट्स थे वो मोर देन 5000 पेटेंट्स थे। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारा तालीमी निज़ाम भी इस तरह से मुतासिर है कि जो अच्छे लीडर्स को, अच्छे इकोनॉमिस्ट को, अच्छे इंजीनियर्स को, अच्छे डॉक्टर्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, या लार्ज नंबर में अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे कुछ चंद एक की मिसाल तो हम ले सकते हैं और हम उसके ऊपर फ़ख्र तो कर सकते हैं, लेकिन चंद एक लोग पूरे मुल्क को ठीक नहीं कर सकते। उसके लिए यकीनन टीम्स की ज़रूरत होती है। तो हमारा तालीमी निज़ाम तुलबा को आसाइश मुहैया करने से, तुलबा को रिसोर्सेज मुहैया करने से, जिनमें से एक रिसोर्स KCR भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। अच्छा, ये सर्कुलर रेलवे और इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इनसे हम मतलब आलूदगी जैसे सब्जेक्ट पे किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? मतलब क्योंकि हमारे यहाँ फ़िज़ाई माहौलियाती आलूदगी भी जो है वो हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती जा रही है, तो क्या उसमें भी कुछ हमें कंट्रोल मिलेगा? एनवायरनमेंट बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारे प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर बड़े कंसर्न है। आप जानते हैं कि बिलियन ट्री सुनामी का मनसूबा इसी तनाजुर में शुरू किया गया और पाकिस्तान मतलब ये एक मस्बत पहलू है। मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया में इस हवाले से पाकिस्तान की बड़ी पजीराई हो रही है कि जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर बड़ा काम किया और जो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट हमने सेट किया 10 बिलियन ट्रीज का, तो अनडाउटेडली बहुत रिमार्केबल और बड़ा प्रोजेक्ट है। गाड़ियां जो हमारे सड़कों पे चल रही हैं उनके फिटनेस सर्टिफिकेट, उनका क्या हाल है आप जानते हैं, किस कदर ताफुन ज़्यादा धुआं उसमें से निकलता है, जिसमें फिर जो लेड का कंटेंट शामिल होता है जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। चूँकि बसेस में कोई देखें, एक तो ट्रांसपोर्ट मौजूद ही नहीं है, तो वो जो चिंची चल रही है, वो जो बसेस चल रहे हैं, मिनी वैगन्स चल रही हैं, अगर उन्हें भी बंद कर दिया जाए तो आवाम क्या पैदल सफ़र करेगी, ख़वातीन क्या पैदल सफ़र करेंगे? नहीं। तो हमारी मजबूरी है कि जो गाड़ियां काला धुआं का नाम दे रही शुक्रिया है ये, इस वजह से सब कुछ देखते हैं। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए इमरान वदूद साहब, एक अच्छी गपशप रही और आपने बहुत आला किस्म की तजावीज़ जो हैं वो हमारे आज की इस नशिस्त में आपने पेश की हैं। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है और हमारा मकसद सिर्फ यही था कि तवज्जो दिलाई जाए इन मसाइल की जानिब। हुकूमत को संजीदगी से इन मसाइल को हल करने की ज़रूरत है और हम आवाम अगर तवक्को रखेंगे भी तो सिर्फ हुकूमत से ही रख सकते हैं और किससे रख सकते हैं। तो हुकूमत को भी आवाम के लिए कोई सीरियसली काम करने की ज़रूरत है, कुछ इन्हें फ़ायदा पहुंचाने की ज़रूरत है ताकि उनकी ताकत, उनके इक़्तिदार के जो सम्राट है वो आवाम तक जो है पहुंच सके। फ़हीम अब्बास को और ज़हरा रज़ा को इजाज़त दें आप दोस्तों से। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नए मौज़ूआत के साथ और नए मेहमानों के साथ। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।